ओम शांति। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, OMG ऑनसेट मीडिया ग्रुप चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें और आप सबसे शेयर भी करें। ओम शांति। इस समाज को तभी सुधारा जाएगा जब वैल्यूज का सम्मान होगा। तो मैं ये समझता हूँ, आज मैं सभी पुरुषों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि अगर आप आने वाले समय में एक श्रेष्ठ समाज की कल्पना करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं नारी का सम्मान करना होगा, उसको समझना होगा, उसके त्याग का, उसकी सहनशीलता का आपको सम्मान करना होगा। ये गुण फिर से पैदा होंगे, फिर से आगे, क्योंकि एक माँ जो है 9 मास तक बच्चे को अपनी कोख में रखती है। उस माँ की ताकत होती है, जिस ताकत के बल से इस कोख से वो जिस जैसे बच्चे को चाहे वैसे बच्चे को पैदा कर सकती है। आज ईश्वर ने ये ताकत सिर्फ एक माँ को दी है कि इसी सृष्टि के भीतर जहाँ चारों तरफ गंदगी है, अगर वो माँ चाहे आज अपनी कोख से श्री राम को पैदा कर सकती है। अगर माँ चाहे अपनी कोख से श्री कृष्ण को पैदा कर सकती है। उसके लिए आपको सहयोग करना होगा। आपका सहयोग एक नई सृष्टि की स्थापना कर सकता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को ध्यान देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब भी इस चीज के बाद हम भी डॉक्टर साहब से बात की एक बार, तो डॉक्टर अनुपम जी है यहाँ के हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने भी बात करी कि भी हम भी ऐसे हैं, हमारी भी 2 बेटियां हैं, तो वो क्या सोचते हैं आने वाले टाइम के लिए, क्या उनके ऊपर प्रेशर रहता है, तो वो भी आपके सामने रखेंगे कि आज के समाज को, परिवेश को देखते हुए आज इतना हम पढ़ लिख करके गए हैं, हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, चाहे हम एजुकेशन में बात करें, साइंस में बात करें, लेकिन हमारी सोच कौन सी सदी में खड़ी है। तो वो आपसे अपना शेयर करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस समय के। डॉक्टर ओम शांति। मेरा नाम डॉक्टर अनुपम है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ जानी हॉस्पिटल में। हमारी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी 7 इयर्स की है और छोटी बेटी 3.5 इयर्स की है। जब हमारी फर्स्ट बेटी बॉर्न हुई तो भी हमारे आधे से ज़्यादा रिलेटिव्स हैं, वो उन्होंने आके बोला ओए ओए बहुत बड़ा हो गया। और जब हमारी सेकंड डॉटर बॉर्न हुई तो फिर हमारी बुआ और सब आए, वो कहते कोई बात नहीं, रब दुआई मिलती। मतलब आई वाज सो सरप्राइज। मैं सरप्राइज क्यों था? बिकॉज मेरे को और मेरी वाइफ को कभी भी ऐसे नहीं था कि बेटा हो या बेटी हो, हमको ऐसा कभी नहीं था। हमको ऐसा था कि पहले मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से 10 ईयर से अटैच हूँ। मेरे को तो पहले ऐसा था कि शायद मतलब बच्चे हो या ना हो, इट हार्डली मैटर। पहले मुझे ऐसा लगता था शायद ज़रूरत ही नहीं हो, भी तो भी एक ही बात है, ना हो तो भी कोई बात। फिर सब लोगों ने कहा कि मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं, अगर बच्चे हो तो घर में रौनक रहती है। मैंने कहा ठीक है, बच्चे हो तो रौनक रहती है। फिर देन हमारा क्या, मेरा तो ओपिनियन था एक बच्चा है तो ठीक है, आप दूसरे की क्या जरूरत। फिर वो कहते नहीं, 2 बच्चे हो तो आपस में खेलते हैं तो अच्छा रहता है बस। मैंने कहा चलो ठीक है। सो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि 2 बच्चे हैं तो इट्स ओके, फैमिली इज कंप्लीट, वो आपस में खेलते रहेंगे, ठीक है। तो हम दोनों का कभी भी ऐसा नहीं था कि वो मेल हो या फीमेल हो। हमको लगता था बच्चा हेल्दी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसके शरीर में कोई बीमारी हो, बिकॉज अब सारी जिंदगी बीमारियां देख देख कर ही बड़े हुए हैं। बस हमारा ये तो हम इस बात को लेके बड़े सरप्राइज रहते थे कि इसका क्या रेलेवेंस है कि वो लड़का है या लड़की। हमको कभी भी समझ नहीं आया, पर हमारी सारी जितने भी हमारे रिलेटिव्स थे वो बड़े इस बात को लेके अपसेट होते। इवन आज भी वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, रब भली करूँगा, कभी निंदा होगा, मतलब अभी भी। और आज भी हमको इस बात का सरप्राइज होता है कि ऐसा क्या भली हो जाएगी, मतलब ऐसी क्या भली हो जाएगी। आज भी हमको इस बात की हो रहती है। अब जो दीदी कह रहे हैं कि लड़कियों को लेकर देखो इनसिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी हम सबको पता है कि जैसे मेरा ब्रदर इन लॉ है, उसके 2 बेटे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बिशप कॉटन स्कूल शिमला भेज दिया एक लास्ट मंथ, पर हम नहीं भेज सकते क्योंकि वो बेटियां हम उनको बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते। मेरी सिस्टर थे, मैं और मेरी सिस्टर 2 लोग हैं, हम दोनों का ऑल इंडिया में सिलेक्शन हुआ था। तो मेरे को पापा ने कहा कि तू कहीं भी इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले ले। मेरा 300 रैंक था इंडिया में, मेरा पंजाब में 19 रैंक था। तो पूरे इंडिया में कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले ले जहाँ तेरे को ठीक लगता है। मेरी सिस्टर को क्या बोला, हम तेरे को दिल्ली से आगे जाने नहीं देंगे, दिल्ली तक एडमिशन दिलाएंगे। और हम भी अब वो दीदी को कह रहे हैं कि अब हम
लड़कियों को लेके हम इनसिक्योरिटी फील करते हैं तो हम उनको नहीं भेज सकते, बस इस बात की इनसिक्योरिटी है। बाकी अगर मैं ये सोचूं कि मेरे को कोई इस बात का डर रहता है कि लड़कियां हैं आगे क्या होगा, इस बात का मुझे डर नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी संस्था से जुड़ा इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमको खुद को सशक्त करने की जरूरत है, भले हम मेल है या फीमेल है, खुद को सशक्त करने के। अगर हम खुद एम्पावर्ड है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आगे जाके क्या करेंगे। अगर हम बच्चों को एम्पावर बनाते हैं कि बच्चों को हमने शक्तिशाली बनाना है, वो हमने थोड़ा सा हमने लॉकडाउन में भी किया। जैसे बच्चे पहले जिद करते थे तो हमने लॉकडाउन में थोड़ा टाइम था तो हमने बोला कि आज के बाद आई कार्ड देके खाना खाना नहीं है, घर में कल्चर बंद, वो हमने चेंज कर दिया। आई कार्ड देके कोई खाना नहीं खाएगा, खाना खाओ, नहीं खाना ना खाओ, आई कार्ड नहीं मिलेगा। दूसरा हमने क्या, टीवी एक हफ्ते में सिर्फ संडे को आधा घंटा टीवी देखना है। उससे मैंने क्या देखा कि बच्चों के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। पहले ज़्यादा वो लड़ाई झगड़ा करते थे, अब वो क्या, उनको एक बार में जो बोलो उनको बोल दो, जैसे कहीं टॉफी खानी है, नहीं मिलेगी, ठीक है ओके, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, पापा ने बोला नहीं मिलेगी। अच्छा अगर आइसक्रीम खानी संडे को मिलेगी, ओके पापा ने बोला संडे को मिलेगी, उससे पहले कोई आइसक्रीम नहीं। तो मैंने देखा कि जो बच्चों को हमने एम्पावर करना, तो क्योंकि मैंने खुद भी थोड़ा इसके बारे में पढ़ा, तो मैंने देखा कि हमें बच्चों को एम्पावर करना है। भले कि हम इस बात से डरते रहे कि आने वाला वातावरण में वो कैसे रहेंगे, उससे ऐसा ऑपोजिट, जैसे इसको हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस है, जो हमारी इनर रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाना है। टेंशन जो है हमारे मन में, जो स्ट्रेस है किसी भी बात का लेकर, वो स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। अगर हम कोई भी परिस्थिति लाइफ में, जैसे अगर हम कोई परिस्थिति आ जाती है, अगर हमको उस वक्त अगर हम एम्पावर्ड फील करते हैं तो हमको लगता है कि हम इसको सॉल्व कर देंगे। अगर सेम सिचुएशन आती है उस वक्त हमको लगता है कि हम कमजोर है, तो वो लगता है कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बड़ी है। सेम वो इसलिए ये इसमें ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरा मेरे को ऐसा लगता है कि जो फीमेल्स हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो फीमेल्स हैं उनके अंदर टॉलरेंस और फॉरगिवनेस की जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैंने देखा हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमारा अल्कोहल से बहुत ज़्यादा लेना देना है, क्योंकि अल्कोहल पीने से लिवर भी खराब होता है, पैंक्रियास भी खराब होता है, और दोनों ही गैस्ट्रो की फील्ड में आते हैं। मैंने देखा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जेंट्स अल्कोहल पिए जा रहे हैं और फीमेल उनका इलाज कराई जा रही है। मतलब उनका मुझे ऐसा लगता है कि अगर उल्टा हो कि अगर फीमेल हो वो ड्रिंक करके आए, उसको इलाज कराने की जरूरत पड़े और वो हम उसको समझाएंगे दोबारा मत करना, फिर भी पिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा उसके साथ आएंगे। वो कहेंगे अपना इलाज अपने आप करवा, हम नहीं आएंगे। तो मतलब ये मैं देख रहा हूँ फॉर लास्ट मोर देन 10 ईयर्स में देख रहा हूँ कि फीमेल्स लास्ट तक इलाज करवाती हैं। यंग पेशेंट्स को मैंने देखा कि जब मैंने ये बता दिया कि टुमारो ही विल डाई, मतलब एक पेशेंट हमारे पास था, ही वाज ओनली 38 ईयर्स ओल्ड, तो मैंने उसकी वाइफ को बोल दिया, वो लास्ट तक इलाज, मैंने कहा टुमारो ही विल डाई, और सुबह 8 बजे उसकी डेथ हो गई। तो फिर लास्ट तक मतलब उन्होंने पूरा एफर्ट किया उसको बचाने का। इवन एक पेशेंट हमारा फरीदकोट गया, उसकी मिसेज तो कहती कि मैं ना अब मैं घर भी देखती हूँ, और अब मैं दुकान की स्टेशनरी की शॉप है, मैं स्टेशनरी की शॉप भी देखती हूँ और मैं इनका इलाज भी करवा रही हूँ। वो कहती जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे एंडोस्कोपी के, मैं एंडोस्कोपी आके करवा लूँगी। तो मैंने सोचा इनके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब परिस्थिति को फेस करने की कितनी स्ट्रेंथ है, टॉलरेंस कितनी ज़्यादा है। मतलब दूसरा बंदा ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा है, वो टॉलरेट किए जा रहे हैं, और फॉरगिवनेस। अब दूसरा मैंने ये देखा कि एक हमारे पास पेशेंट था HIV पॉजिटिव, उसको ही वाज अ ट्रक ड्राइवर, और वो उसने ही एडमिटेड इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ कि ही हैड लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स विद मतलब पेड एक्स्ट्रा मैरिटल थिंग, और उसने वाइफ के सामने एडमिट किया और उसकी वाइफ इवन देन उसकी सेवा करी। मैंने सोचा कि कोई इतनी फॉरगिवनेस की जो फीलिंग है वो भी सिर्फ मतलब फीमेल में पॉसिबल। तो ये इनर स्ट्रेंथ है जो यही बढ़ाने की जरूरत है, कि बजाय कि हम ये सोचें कि ये मेल है या फीमेल है, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कि अदरवाइज लेडीज में तो सोसाइटी में ज़्यादा स्ट्रेंथ है ना। एडिक्शन में कौन ज़्यादा है? अगर हम देखें कि हमारी सोसाइटी में एडिक्शन किसको ज़्यादा है, तो मेल को ज़्यादा एडिक्शन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो इसका मतलब वीक कौन हुआ? मेल्स वीक है या फीमेल वीक है? मैं इस बात के बारे में बहुत सोचता हूँ कि जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे पहला जी पोस्ट खाते से ही छड़ के बुप्रेनॉर्फिन खाने लगे, वो तो बुप्रेनॉर्फिन जी वाली गोली खाने लगी, तो एडिक्शन तो है ही ना, उन्होंने छड़ के उन्होंने लगे। तो एडिक्टेड जो है वो वीक है, इसलिए वो एडिक्टेड है ना। एक पेशेंट हमारे पास पुलिस इंस्पेक्टर आए थे, कल हमारे को दिखाने आए थे। मैंने कहा 15 साल से ड्रिंक कर रहे हैं, मैंने कहा ड्रिंक छोड़ दो, तो 1.5 साल से ड्रिंक नहीं है। मैंने कहा कि फिर प्रॉब्लम तो आई सकती है, देखो नहीं छड्डी जाने का। तो मैंने उनको कहना कि मैं छड्डा, मैंने कहा छड्डन के पीछे इको गल है, छड्डी कहना होली छड़ देंगे, मैं होली छड्डी जाती, इको थॉट है
कि तुसी शराब के गुलाम नहीं है, इस थॉट नाल जो छड्डोगे तो छड्डी जाओगे। सो मैंने देखा कि जो ह्यूमन सोल है वो ही इतनी ज़्यादा कमज़ोर हुई है कि उसके ऊपर गुलामी हुई है हर चीज़ की, कभी किसी बात की गुलामी है, कभी किसी बात की गुलामी है, और उसमें भी कितनी ज़्यादा फीमेल से ज़्यादा मेल को मुझे लगता है कि ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अगर सोसाइटी में जो दीदी जैसे बता रहे थे कि दिल्ली वाला जो कांड हुआ है उसमें वीक कौन है, हम ऐसे देखा जाए तो सेल्फ कंट्रोल किसका कम हुआ, मेल का या फीमेल का, तो वीक कौन है, मेल की ज़्यादा वीक हुए ना, सेल्फ कंट्रोल तो उसका लूज हुआ ना, जिसको ज़्यादा कंट्रोल है वो थोड़ा ना गुस्सा करेगा, वो थोड़ा ना कोई किसी को थप्पड़ मारेगा। जैसे महात्मा गांधी के बारे में सुना थे कि इसकी पूरी सभा में सबने उसकी एक युवक उठा और उसकी इंसल्ट की, पर महात्मा गांधी एक शब्द भी नहीं बोले, तो उसका स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ किसमें ज़्यादा हुई कि जो पलट के जवाब नहीं देता उसमें इनर स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना, जो पलट के जवाब दे सकता है वो तो कमज़ोर हो गया इस हिसाब से। तो बस मैंने इसलिए मेरे मन में ऐसा कोई वो लड़कियों को लेके कि हमारी डॉटर इस बात को लेके कोई फियर नहीं है कि आगे वो क्या करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ड्यूटी ये है कि मैं उनको शक्तिशाली बनाऊँ, कमज़ोर नहीं, ना ही खाने पीने की कोई कमज़ोरी कि खाते हैं जब मर्जी, हमने उनको बोला ऐसा नहीं कि जब मर्जी उठ के जब मर्जी खा लिया, 2 घंटे 3 घंटे बाद ही मिलेगा, हमने ऐसा घर में बनाया। ये नहीं है कि जब हमने उनको क्या है कि पढ़ना है तो खेलना भी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको हम पढ़ाई करनी है, पर पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम खुद स्ट्रेंथन हों। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंकित जी, क्योंकि लास्ट टाइम जब बात हो रही थी तो हमारी कुछ और विषय में बात हो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद इनको भी अपनी बेटियों के लिए सोच चल रही है, लेकिन कुछ और सोच रहे हैं ना, हमें बता रहे हैं कि हमारी कमियाँ क्या है। तो शायद आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि भाइयों को हमने क्यों बुलाया। इज इट जस्टिफाइड? इज इट जस्टिफाइड? ओके ओके। अभी हमारे बीच में हमारी बहनें हैं, वो डांस के द्वारा, गीत के द्वारा आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। तो शीतल बहन और उसके साथ बहनें, हमारी सेंटर की ही बहनें हैं, वो आपको एक संदेश देना चाहते हैं डांस के द्वारा। शीतल बहन आ जाइए। मैंने आपको ये रूप दिखाया कि अगर हम विद्या की देवी की पूजा कर सकते हैं, विद्या चाहिए तो हम सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, शक्ति चाहिए तो हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, और अगर हमें धन चाहिए तो हम लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। तो जब परमात्मा ने सारी संपदा, सारी शक्तियाँ बहनों में डाली है, बहनें मतलब बायोलॉजिकल की बात नहीं हो रही है, एक नारी तत्व की बात हो रही है। अगर भाइयों के अंदर भी वो जो नारी गौरव है, जो इनविजिबल वुमेननेस है, वो अगर क्रिएट होते हैं तो वो सारी पावर्स भी आपको मिल सकती हैं।
वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिवाइड की हुई है। अगर हम सफर तय करें तो विष्णु चतुर्भुज का रूप दिखाते हैं। वो चतुर्भुज किसका प्रतीक है? चार भुजा वाला कोई इंसान नहीं होता, वो दो भुजा लक्ष्मी, दो भुजा नारायण, उसके कंबाइंड रूप को हम विष्णु कहते हैं। तो विष्णु कुल की बात होती है। विष्णु कोई पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन वो देव आत्मा के रूप में उनका पूजन होता है, क्योंकि उनका दोनों का ही स्वरूप वो एक कुल बनता है। जहाँ विष्णु कुल होते हैं तो वहाँ कहते हैं कि सत्युग होता है, विष्णु का राज्य सूर्यवंशी। तो वो अभी का ही प्रतीक है, हमारी ही संस्कृति है। तो कई बार हम देखते हैं कि अगर हम आसपास सब जगह देखते हैं कि जो मैरिज है वो सफल क्यों नहीं हो रही। तो मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि एक बार हम लोग साउथ में गए आगरा में, तो हमारा भी फंक्शन था, उसी हॉल में एक और फंक्शन चल रहा था। तो उनकी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही थी किसी कपल की, 75वीं साल की। आज हम 75वां वर्ष मना रहे हैं देश की आज़ादी का, लेकिन वो अपनी मैरिज का मना रहे थे। तो मीडिया वाले आए हुए थे, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई 75 साल आपने शादी कैसे नहीं की? ये आज के लिए जैसे ना एक बहुत हाईलाइट न्यूज़ हो जाएगी अगर आज की कपल्स की बात करें, क्योंकि आज शादी हो रही है, 2 महीने के बाद वो कोर्ट में होती है। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब हमारी शादी हुई थी, पढ़े लिखे तो थे नहीं उतना, तो छोटी उम्र में शादी हो गई थी। तो कहते कि हमने तय किया था कि जब भी हम एक दूसरे से नाराज होंगे तो हमने कमिटमेंट कर ली कि भाई ने कहा कि जब मैं नाराज होऊंगा, अगर आप मुझे हलवा बना के खिला दोगे ना तो मैं मान सकूँ। और जो बहन थी, माता जी थी, वो कहती कि जब मैं नाराज होंगी ना तो आप मुझे फिल्म देखने के लिए ले जाना तो मैं मान जाऊंगी। कभी कभी ऐसा बात ही नहीं हुई कि भाई हमारा झगड़ा कोई कोर्ट तक पहुंचे या किसी और थर्ड पर्सन को पता चले। किसी को भी, मतलब एक सक्सेसफुल मैरिज फंक्शन था। कहते उनके जो जितने भी रिश्तेदार थे, उनके आगे आगे फैमिलीज बहुत बड़ी थी। कहते कभी हमने इन दोनों को किसी बात पे डिसएग्री नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने डिसएग्रीमेंट अपनी इसी तरह से सेटल कर दी थी। तो इस तरह के भी समाधान पहले मिलते थे, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट थी कि भाई आपकी अगर नाराज हो रहे तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट है, अगर आप नाराज हो रहे तो उसको उसकी रिस्पेक्ट है। तो इसी तरह से अगर हम एक दूसरे को साथ लेकर के उसको रिस्पेक्ट दे करके चलते हैं तो ये जिंदगी का सफर बहुत सुहावना हो सकता है। लेकिन हमने जिंदगी को कॉम्पिटिशन में डाल दिया। तो जब तक हम इस विद्यालय में आए, क्योंकि हम भी पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो सबसे पहले दिन हमें यहाँ पे एक मैसेज मिला कि आप कौन हो, आप जो हैं, जो भी हैं, आप अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन आप इनसे दिन एक एनर्जी हो जिसको हम सोल करते हैं। इसका परिचय हमें मरने के बाद मिलता था। तो पहले दिन जब हमें आत्मा के विषय में बताया गया, तो एक सेकंड के लिए तो हमें भी डर लगा ना कि आत्मा के विषय में तो ये होता है ना कि भूत पड़े, उस टाइम तक हम ये सुनते थे। लेकिन जब पता चला कि आत्मा है और ये शरीर जो है मात्र एक कॉस्ट्यूम है, एक वस्त्र है, जिसका गीता में भी उच्चारण आता है, कि मात्र वस्त्र के लिए या मिट्टी के लिए हम ये भेदभाव रखेंगे? आत्मा तो दोनों के अंदर है। और सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ आकर के पता चली कि आत्मा जो है वो एक ही तरह का कॉस्ट्यूम बार बार नहीं लेती है। अगर वो भाई है तो किसी भी तरह बर्थ रीबर्थ में आकर के वो बहन का भी कॉस्ट्यूम लेती है। तो अगर सिर्फ कॉस्ट्यूम के बेस पे, सिर्फ वस्त्र के आधार पर अगर हम इस तरह की समाज में बुराइयां पैदा कर सकते हैं, समाज को इस लेवल पे ला सकते हैं, तो शायद जो मैं ये कहूँगी कि वाकई ही आध्यात्मिकता ही हमें इस सारी समस्याओं से बचा सकती है। क्योंकि जिस नारी गौरव को हम यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं या लाना चाहते हैं, वो तभी संभव है जब आप सब भाई अपने अंदर उस चीज को वैल्यूएट करेंगे कि ये चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही हैं, जो हमारे आसपास आपकी बेटी है, बहन है, वाइफ है, फ्रेंड है, मदर है, वो सब जो कर रहे हैं उनको जरा सी भी अगर आप रिकॉग्नाइज करते हैं, जरा सा, ज़्यादा नहीं, जरा सी बात करते हैं, तो शायद वो आपको उसका कई गुना ज़्यादा रिटर्न देंगे। ये आप सब
जानते हैं। आपने जरा से भी बात करी कि आज सब्जी बहुत अच्छी बनी, तो क्या होता है, खुश हो जाते हैं इतनी सी बात से। वो आपको अच्छा और ले लें, भले उसके लिए ना भी बची हो तो भी आपको वो सर्व करते हैं। तो इतनी सी बात करने के लिए आपको इतराज़ है, तो जो समाज में हम बेचर रहे हैं, जो समाज की समस्याएं हैं, ये बड़े ही कम नहीं होंगे। तो उनको सिर्फ एक रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, एक रिस्पेक्ट चाहिए, और कुछ भी नहीं। एक भाई हमारे पास आए तो उन्होंने कोर्स कर रहे थे, तो वो उनकी ही कोई गर्लफ्रेंड थी, वो चंडीगढ़ में रहती थी, उनकी लिरिक्स जैसे होती हमें पता नहीं है। तो उसने जाकर के हमारी बहनों के लिए बात करी कि वो बहनें ना बहुत डिसेंट लगती हैं, साड़ी पहनी होती हैं, बहुत अच्छी लगती है लिरिक्स। उसने कितने 25 साल की उम्र तक कोई कभी उसने सूट नहीं पहना, कितने जब मैंने उसको जाकर के सिर्फ इतनी सी बात करी कि वो बहनें डिसेंट लगती हैं, तो उसने पहली बार सूट पहना उस लड़की ने, सिर्फ उसके कहने से। उसने जब उसको रिकॉग्नाइज किया या उसको अप्रिशिएट किया कि भाई ये चीज़ हमें अच्छी लगती है, तो उनको पीछे लगाना मुश्किल है। आपके घर में भी सब है, आप अगर थोड़ा सा भी उनको तवज्जो देते हैं, आप उनको थोड़ा सा ध्यान देते हैं, उनको थोड़ी सी एक्टिविटीज़ के लिए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। कई भाई कहते हैं जी सिर चढ़ जाएंगे, मेरे को लगता है वो अभी ज़्यादा सिर चढ़े हुए हैं, नहीं उसके कंपैरिजन में तो कम सिर चढ़े हैं। अगर आप उनको रिस्पेक्ट देते हो, जो आज वो जिस लेवल पे हैं, तो वैसे सिर चढ़ने वाली बात नहीं है। अगर आप उनको सही मायने में इज्जत देते हैं, तो सही मायने में वो आपको रिटर्न देंगे। तो इसके साथ आपके साथ हम एक एक्टिविटीज़ करेंगे लास्ट में। उससे पहले हमारे बीच में हमारे आदरणीय बिंदु दीदी जी हैं, जो हमारे सिरसा से स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में आई है। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि आज के विषय पर वो अपने विचार रखें। आदरणीय बिंदु दीदी। सभी भाई बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। बहुत सारी बातें आप और हम सब सुन रहे थे, बहनों की विशेषताएं, नारी तब का होना, नारी तब के साथ साथ पुरुष तब का होना भी कोई बुरी बात नहीं। हम उस पुरुष तब को, इनविजिबल मैन को कोई ईगो के रूप में नहीं देखेंगे, लेकिन एक गुड क्वालिटीज़ के रूप में भी देख सकते हैं। जब रामदास भाई बोल रहे थे, मुझे एक बात याद आ रही थी। एक बार दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो उन्होंने आपस में बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे को पत्नी कह रही थी कि आप ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। तो वो दोनों डायरी पेन ले आती है, तो एक डायरी पेन अपने पति को दे देती है, एक आप रखती है। वो जनवरी की स्टार्टिंग थी, 33 वर्ष में ना, आपको मेरे से क्या तराज है, आपको मेरा क्या पसंद नहीं है, आप इसमें नोट करेंगे। जब भी आपके मन में कोई भाव उठे, कुछ आपको ना अच्छा लगे, तो आप इसमें नोट करते रहेंगे। और मेरे को कुछ आपका अच्छा नहीं लगेगा तो मैं नोट करूँगी। साल बीत जाता है, 31 दिसंबर को इकट्ठे फिर बैठते हैं, अपना अपना डायरी पेन लेके बैठ जाते हैं। तो वो अपने पति को कहती है कि आप बताओ आपने क्या लिखा है। वो कहते नहीं, पहले आप बताओ। तो फिर पत्नी की डायरी वो अपने पति के हाथ में दे देती है। वो पहला पेज खोल करके पढ़ते हैं, तो लिखा होता है, मैं कितना अच्छा खाना बना के खिलाती हूँ ना, कई बार आप अप्रिशिएट भी नहीं करते। फिर दूसरा पेज खोला, आपने ना मेरे अपने मैरिज एनिवर्सरी पे कोई बहुत अच्छी गिफ्ट नहीं आपने मुझे। फिर तीसरा पेज खोलते हैं, आप ना बच्चों की इतना ध्यान नहीं देते, आपको बात कहती हूँ ना, आप गौर से सुनते नहीं। तो ऐसे करके वो पेज खोलता जाता है और कुछ ना कुछ उस पर पढ़ते जाते हैं, पूरा कर देते हैं।
फिर वो अपने पति को कहती है अब आप अपनी डायरी खोलो, आपकी अपनी डायरी दिखाओ। तो उसको पकड़ा देता है, कहता लो देख लो आप इस डायरी को। वो पहला पेज खोलती है, खाली। दूसरा पेज खोलती है, खाली। ऐसे काफ़ी सारे पेज खोलती है, सब खाली खाली होते हैं। वो कहती है आपने तो कुछ भी नहीं लिखा, ये कोई मतलब थोड़ी है। जब एक दूसरे को होमवर्क मिला था कि सब अपनी अपनी बात लिखो, तो आपको भी कुछ तो लिखना चाहिए था। कहती कुछ तो लिखा है, तुम खोलती जाओ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा तेरे को, तुम खोलती जाओ। वो पलटती है और एंड तक पहुंच जाती है। फिर लास्ट के 1-2 पेज में पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, जैसा वो भाई सुना रहे थे ना, तब मुझे ये बात याद आई। तो पढ़ती है, उसमें फर्स्ट लाइन में लिखा होता था कि मेरे को आप में कोई भी कमी नज़र नहीं आई इस 365 दिन में। मैं जब आपके त्याग की ओर देखता हूँ तो 25 वर्ष अपने पालना लेके पेरेंट्स को छोड़ करके मेरे घर में आई, मेरे पास आई। फिर सेकंड लाइन में लिखा, तूने मेरे माता पिता को संभाला, उनकी देख रेख की, हम सबकी बहुत केयर की। इस घर में तूने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, इस घर में तूने क्या क्या किया है। जब पत्नी ने वो पूरे 2 पेज पढ़ लिए होंगे, मैं क्या क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? जैसे आप हो गए हो ना, ऐसा ही हुआ था। एकदम सारे मौन से हो गए हैं, इमोशनल हो गए हैं सुनते सुनते। तो वो बहन भी जो पढ़ते पढ़ते होते इमोशनल हो जाती है। और बहनों की आंखों में तो प्यार के आंसू भी जल्दी भी आ जाते हैं, जैसे दुख के जल्दी आ जाते हैं, तो वैसे प्यार के भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। फिर वो बहुत शर्मसार सी भी होती है और फील भी करती है। मतलब मैं ये देख रही थी कि ऐसी क्वालिटीज़ हमारे भाइयों में भी बहुत सारी हैं। जिस दिन फादर्स डे कोई ब्रदर डे आएगा तब हम ये वाली सारी चर्चा करेंगे। और बहनों का दिन है तो बहनों की चर्चा हो रही है। फिर जिस दिन भाइयों का दिन होगा ना, उस दिन हम सब बहनों को बुलाएंगे। उस दिन भाई नॉट अलाउड लिखेंगे। फिर उनको समझाना जरूरी है कि आपके पति कितने अच्छे भी हो सकते हैं, उसमें बहनों की भी कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। अभी तो हमारी शिवानी बहन ने, कैलाश दीदी जी ने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है। ये भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है कि महिला दिवस पर महिलाएं नॉट अलाउड, इट्स ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो कुछ तो ऐसा सोच करके भी आते हैं। तो मतलब इसका एक बहुत गहरा मीनिंग ये भी होता है कि बहनों के आगे बहनों की महिमा की बजाय तो भाइयों को बहनों की इम्पोर्टेंस बताई जाए और बहनों को भाइयों की इम्पोर्टेंस। जो शिवानी बहन ने कहा, इनविजिबल वीमेन इन ए मैन एंड इनविजिबल मैन इन ए वीमेन। और वैसे भी जब आत्मा की बात कर रहे थे ना, तो आत्मा ना मेल है ना फीमेल है। भाई बहन बन सकते हैं, नेक्स्ट जन्म में मेल फीमेल बन सकता है, फीमेल मेल बन सकती है, क्योंकि आत्मा मेल फीमेल नहीं है। ये तो जब शरीर त्याग होता है माँ के गर्भ के अंदर, वो मेल का शरीर है या फीमेल का शरीर है। बॉडी के आधार पर मेल फीमेल बनते हैं, सोल के आधार पर मेल फीमेल नहीं बनती। इसलिए स्त्री पुरुष बन सकती है, पुरुष स्त्री बन सकता है। कभी आप देखेंगे बहुत सारी बहनों को देख करके कभी कभी कहा जाता है कि ये तो भाइयों जैसी है, मर्दों जैसी है। शायद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी इसीलिए मर्द की जगह मर्दानी कहा गया था। खूब लड़ी मर्दानी, ये तो झांसी वाली रानी थी, तो उसके अंदर वो पुरुष था। और ठीक इसी प्रकार बहुत सारे भाइयों के लिए कहा जाता है ये तो औरतों जैसे है। मतलब हर पुरुष के अंदर कुछ संस्कार औरत वाले और औरत के अंदर कुछ संस्कार पुरुष वाले, क्योंकि आत्मा में फीमेल भिन्न जन्म में आज फीमेल ने शरीर त्यागा तो वो मेल बन सकती है। इसी कारण आत्मा के अंदर दोनों संस्कार होते हैं। वो तो आप सब आते जाते रहते हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि हम आत्मा परमात्मा को ठीक से समझें कि आत्मा का इस बॉडी के अंदर क्या रोल है। जैसे हमारे डॉक्टर भाई भी बोल करके गए, वो तो चलो इस संस्था से जुड़े हुए हैं।
लेकिन डॉक्टर एक बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं कि बॉडी के भीतर जो सोल है, इस बॉडी को ट्रीट करने में सोल का बहुत बड़ा रोल है। अगर सोल पॉजिटिव है, पावरफुल है, प्योर है, तो उसकी बॉडी का इलाज बहुत जल्दी हो सकता है। अगर वो नेगेटिव माइंड है, इम्प्योर है, कमज़ोर है, तो उसके शरीर का इलाज करने में डॉक्टर्स को भी समय लगता है। कभी आप देखेंगे कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इनको आप ज़्यादा इधर उधर की नेगेटिव बातें नहीं सुनना, इनको आप बीमारी नहीं बताना, इनको आप अच्छी अच्छी बातें करना, क्योंकि ये जो सोल की जो थिंकिंग फैकल्टी है ना, माइंड, उसका बहुत बड़ा रोल है। वैसे तो कहा जाता है साउंड बॉडी इन साउंड माइंड, लेकिन वास्तव में साउंड बॉडी इन साउंड माइंड। अगर आपका माइंड साउंड है तो आपकी बॉडी भी साउंड होगी। लेकिन वैसे जनरल बोल देते हैं साउंड बॉडी, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। वास्तव में ऐसा नहीं, मन को साउंड करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जो बातें आज यहाँ की जा रही है ना, इसका साउंड बॉडी और साउंड माइंड के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। जब हमारे संबंध बहुत मधुर होंगे, जब हम बराबर के दर्जे से एक दूसरे को मान सम्मान देके चलेंगे, तो भी हम बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे टेंशन से बच जाते हैं। और वो सुंदर घर में रहते उस घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। दुनिया में तो कोई मरता है तब कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ, तो मैं कभी कभी पूछती होती हूँ, तो जो जिंदा है वो कहाँ है, वो नरकवासी है क्या? मरेंगे तो स्वर्गवासी। वास्तव में ऐसा नहीं है। जीते जी अगर आपके घर में आपस में स्नेह है, अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, तो आप स्वर्गवासी हैं। अगर घर में स्नेह का अभाव है, प्यार का अभाव है, अंडरस्टैंडिंग का अभाव है, तो आप नरकवासी नहीं। पर स्वर्गवासी बनने के लिए मरने की जरूरत नहीं। जीते जी स्वर्गवासी बन जाओ और अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बना लो। कि किसी प्रकार कोई मरता है तो कहते हैं भगवान को प्यारा हो गया। क्यों? जीते जी भगवान को प्यारे नहीं हो सकते, मरने के बाद हम तो जीते जी भगवान को प्यारी हूँ मैं तो। भगवान को प्यार से याद करो, आपस में प्यार से रहो, तो आज का ये कार्यक्रम हम सबके लिए सार्थक होगा। हमारे आदरणीय दीदी जी को, शिवाजी बहन को बहुत बहुत महिला दिवस की मुबारक के साथ इस कार्यक्रम की भी बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। बहुत धन्यवाद दीदी जी। हम अपनी मैन या वुमेन की बात कर रहे हैं, तो ये शब्द आया कि मैन या वुमेन बनने से भी पहले हम ह्यूमन बन जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन में भी मैन आता है, तो वुमेन भी बाद में है, मैन भी बाद है, लेकिन इससे पहले हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो इसी देन को लेकर के ही हमारा ये विद्यालय स्टार्ट हुआ है, इसीलिए हम इसको स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हम इसको रिलीजियस नहीं मानते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, लेकिन उस धर्म की शिक्षाओं को हम जीवन में कैसे ला सकते हैं, उसके लिए भी एक स्टेबल माइंड, एक शक्ति चाहिए। वो आध्यात्मिकता से आती है, मेडिटेशन से आती है, जो हमारे विद्यालय में सिखाई जाती है। तो इसी विषय पर हमारे बीच में अश्विनी मोगरा जी भी हैं, जो प्रेसिडेंट आर्य समाज की, तो वो भी अपने विचार रखेंगे। अश्विनी मोगरा जी। बहुत ही रिस्पेक्टेड मेरी बहनें, बहुत रिस्पेक्टफुल वृंदा देव, सिलेक्टेड सिटीजन, मैं देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे और प्रबुद्ध पढ़े लिखे अपने हिंदी बहन विचार रखने वाले पर्सनैलिटी सारे विचार हैं। अगर मैं पंजाबी में बोलूँ तो प्रॉब्लम तो नहीं है। काफ़ी देर तो मैं अच्छे सुन रहा, बहुत अच्छे अच्छे विचार मैंने अच्छे सुनने मिले। मोबाइल स्क्रीन खोली है तो व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर भी औरत
जिसके विच साडी बेटी, साडी बहन, साडी पत्नी, साडी माता सब शामिल है। उन्होंने वास्ते बहुत कुछ लिखा जाता है। मैं हुणे देख रहा सी कि पीछे स्क्रीन के ऊपर भी लिखा क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, आर्ट, क्रिएशन, फीलिंग्स, ये सब ऑर्गन की क्वालिटीज। और एक भी अपन पता है कि उन्होंने सहनशीलता है, उन्होंने माफ करने की उन्होंने इतनी ज़्यादा मादा है जो एक आदमी कुछ नहीं हो सकता। ये भी पता है जो इंट्यूशन जो है उन्होंने अख सामने खड़े हुए बंदे को पहचान लेती है भी वो दिल विच की है। ये औरत की क्वालिटी है। और प्यार उसके अंदर फुट फुट के भरा हुआ है। ये सारी क्वालिटीज अपन डिस्कस भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करते हैं, उत्थे भी ये चीज़ां अपन सुनने को मिलती हैं। लेकिन इन सारिया चीज़ों के बावजूद असी ह्यूमन डे क्यों मना रहे हैं? ह्यूमन डे का मनाने कमजोर बंदे वास्ते, वो भी एक दिन वास्ते। जब कि जिन्हें भाटिया जी ने कहा ह्यूमन डे का सारे 365 ही होंगे, एक नहीं होता। उसको बगैर जीवन अधूरा है, एक मिनट भी अधूरा है और तो बगैर और असली उसनों एक दिन दे विच समेट के रख देने हैं। साडे शास्त्र पढ़ो, हमेशा पहला मैं इतने सुन के आ गया विद्या और सरस्वती जी को, धन लक्ष्मी जी को और दुर्गा को सारी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी सब कुछ स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद अज औरत इस पोजीशन क्यों पहुंच गई? कि अपन इस गल पे कदे विचार किया है? औरत को इन्ना दयनीय हालत में पहुंचाने का कौन जिम्मेवार है? सती बाल विधवा विवाह नहीं करने देते, औरतों को अपने घर की जुत्ती समझी जाती है। लेकिन इधर जिम्मेवार कौन है? इस पे विचार करने की गल है। असं कह देने ऐ होना चाहिए, ऐ होना चाहिए, लेकिन उसका आप समाधान की कर रहे हैं, ये भी विचार करने वाली गल है। आइडियलिस्टिक गल्लां असीं बहुत कर लेने, प्रैक्टिकली की कर रहे हैं, ये विचार करने वाली गल है। उन्हें मेरे दीदी ने पूछा सी घर के चाह कौन बनाता है? काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया कि वो मेरे भाई मैंने दस सकते हैं भी वो जी चाह बना रहे हैं, वो भी प्यार और रिस्पेक्ट करके बना रहे हो। मैं इसको भी नहीं बोलूंगा क्योंकि मेजोरिटी ऐसे ही होंगे। कोई काम है पत्नी को इसलिए क्या तो उन्होंने क्या इतना लगता है मेरे को टाइम नहीं अपने बनाओ जहाँ उन्होंने पूछी नहीं जाती। इस तरह का नहीं ऐसी अपना रिस्पेक्ट दे रही है। रिस्पेक्ट तो दिल की गल है, ये तो मजबूरी वाली गल नहीं है। तो सानू दिल का दिलों सोचना पड़ेगा, सानू देखना पड़ेगा कि केड़े कारण से बिना करके और इस पोजीशन में पहुंची। हो सकता है कुछ ऐसे कारण हो। एक मेन रीजन ये भी है कि आदमी फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और लेडीज स्ट्रेस करता है। उसके ये भी कारण है कि साढ़े ऊपर बाहर के लोगों का हमले हुए, असं उन्होंने प्रोटेक्ट करने वास्ते कई ऐसा पेपर बना लिया, जिस तरह पर्दे का बना लिया, उनको उंगल का बना लिया, बंदे की डेथ हो गई, कस्टडी का बना लिया, जी बाद में हरासमेंट ना हो।
लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सामने झांसी रानी भी बना सकते हैं, सती का नहीं। सती का क्यों आप चलाया? उन्होंने हाथ की तलवार क्यों पकड़ाई? असं ये भी तो कर सकते थे। आप कहने संस्कार की गल है, बंदे को संस्कार दिता गया भी अपनी और इस तरह ढंग नाल बिहेव करना अपनी औरतों के नाल, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, माता हो। लेकिन एक गल होर देखने वाली है कि जो संस्कार है, सब तो पहला बच्चे को संस्कार अपनी माता तो मिलता है कि वो संस्कार अपनी माता तो मिले है तो वो माता जी है वो खुद औरत के दुश्मन ना हुई। बंदे को ਅਸੀਂ प्रेम करते हैं भी वो उन्होंने सोच ऐसी है, लेकिन वो संस्कार उन्होंने अपनी मां तो मिले है। नहीं लगता अपनी औरत की दुश्मन होगी, उसने भी तो जरूर करना, उसने भी देखना है। सारिया पावर आप कहने हैं उन्होंने बोले अच्छा अपने आप को खत्म कर देंगी औरत, और उसका कदे बेचारी का कभी क्रेडिट ही नहीं दिता जाता। हर एक बंदा अपने आप को क्रेडिट ले जाता है, और माता कहती है बच्चे नहीं सिखाती है ये तो इस तरह का है। घर दियाँ आप बहुत स्टोरीज देखते हैं, ससा अपने उसमें अपने आप प्रताड़ित कर दिया कि औरत औरत है। कभी बंदा देखा है, कभी बंदे कदे नहीं किसी औरत को इस तरह करते, औरतें ही औरतें करती हैं। ये सारा कुछ इम्प्रूवमेंट सिर्फ बंदे वास्ते नहीं है कि लेडी को भी अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उन्होंने भी सोचना पड़ेगा कि साड़ियाँ जी नौवां साड़ी धियां के बराबर ने, असी अलग अलग नजर ना नहीं देख सकते। लेकिन एक गल हो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत लंबी गल हो जाएगी। जो कुछ हो रहा है आप ये नहीं कहते ये बहुत माड़ी गल है, चलो ठीक है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक व्यू लैके चलिए। आप थोड़ी अंदर जी नजर के नाल देखिए तो देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। डेफिनेटली ये चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, हालांकि बहुत स्लो चल रही हैं, लेकिन बहुत इम्प्रूव हो रही हैं। हम औरतें बहुत अगे पहुँच गई हैं, उन्होंने बहुत पावर आ गई। लेकिन हर फील्ड के विच देखो औरत तरक्की कर रही है, आदमी के बराबर खड़ी है। असी ये नारा दिता कि औरत और मर्द बराबर होने चाहिए, लेकिन तुसी कभी रेलवे की लाइन देख लो, औरतों की लाइन लगी होगी। अब लेडीज फर्स्ट दिया हरे भी लगा के रखते हैं फटियाँ, तो बराबर कितने होगी? असी खुद उसको कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने मानसिकता कमजोर होती है कि साढ़े वास्ते ऐसी अलग की गई है, मतलब असी कमजोर हाँ। जैसी बराबर होती हैं असं साढ़े वास्ते अलग क्यों होंगे? असी भी इन्हों के नाल खड़े होंगे, आप खुद ही उन्होंने डाउन कर रहे हैं। जो बराबर है तो हर जगह बराबर है। आप सिर्फ थ्योरेटिकल गल्लां करते हैं, होना इतना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत पीछे हैं। अपन प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और ऐसा कोई कारण नहीं कि औरत पीछे है नहीं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि हर फील्ड में औरत आदमी अगे बेशक हो पीछे नहीं है किसी भी लिहाज ना, लेकिन अपन इस तरह उसमें प्रदर्शित करता ये कमजोर है। तो औरत कमजोर नहीं है, औरत बहुत बहादुर है, और सानू अपने मानसिकता को बदलना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि औरत साढ़े बराबर चल रही है, पीछे नहीं। और इस मानसिकता के नाल आप ये सोच के चलिए, ये कई कारण भी होंगे। हम मैंने कई लोगों ने इस तरह गल आप डिस्कस करते हैं समाज के ये चीज़ नोट करोगे, पहला जिस वे मैरिज होया कर दिया थी
ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ 24 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 80-85% ਆਦਮੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ 4 ਵਜੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇਖੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ 11ਵੀਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹੁਰਾ, ਜੇਠ, ਦਿਓਰ, ਆਪਣਾ ਨੂੰਹ, ਸੱਸ, ਜਠਾਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਵੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੌਕਰ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਤੇ ਨੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ। ਔਰਤ ਦੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੜ ਕੇ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਹੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਈਗੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ 15 ਆਦਮੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਭ ਪੀਸਫੁਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਈਗੋ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਤਲਾਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਘਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਘਰੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ, ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। शांति। कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत बढ़िया लग रहा है, चेहरे पे सबके रौनक है। तो इसलिए बहुत अच्छे सबने अपने विचार सुनाए हैं और सबको अच्छे भी लगे हैं। तो ज़रूर हम इन बातों को प्रैक्टिकल में भी लाएंगे। अभी अभी आप सब घर में जाएंगे तो आपसे सब पूछेंगे कि हमको तो आप लेके नहीं गए, आप अकेले ही चले गए, क्या हुआ था वहाँ पे? तो क्या बताएंगे जाकर? बताएंगे सभी जाकर कि हम क्या सुन के आए हैं। सच सच में सुनाना क्या सुन के आए हैं, झूठ नहीं बोलना जाकर के। तो उनको जब ये बातें सुनाएंगे तो उनको और भी अच्छा लगेगा कि कुछ सीख करके आए हैं। नहीं तो आप सब आए हो तो आपके परिवार वालों ने ये जरूर कहा होगा हमको भी साथ लेके चलो, कुछ आपको पाठ ना पढ़ा दे, कोई पट्टी ना पढ़ा दे। किसी किसी को जरूर कहा होगा कि नहीं हम भी साथ में चलेंगे। नहीं, बहुत आप सबने सुना है तो इसको ज़रूर आप प्रैक्टिकल में अवश्य लाएंगे। दोनों की ज़रूरत है, राइट हैंड की भी ज़रूरत है और लेफ्ट की भी ज़रूरत है। दोनों का बिना काम नहीं चल सकता। तो इसी प्रकार चाहे नर है चाहे नारी है, चाहे भाई है चाहे बहन है, दोनों की आवश्यकता है। दोनों ही पहिए अगर एक ही ट्रैक पे चलते हैं
तो वो परिवार जो है वो सुखी परिवार बन जाता है। कहते ना, एक ने कहा दूसरे ने माना, तो क्या कहते हैं, दोनों ज्ञानी हैं। अगर एक ने नहीं माना, एक ने कहा दूसरे ने नहीं माना, तो क्या कहेंगे, ये अज्ञानी है। तो घर में सुख शांति तभी रह सकती है जब हम सब मिलकर के ये जो प्रोग्राम सुन करके जा रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिकल में लाएंगे सभी प्रैक्टिकल में। ये नहीं समझिए कि हमने आपकी कुछ निंदा की है, नारी की महिमा की है, आपकी भी महिमा है। आप अगर नारी ड्राइवर है तो भाई कौन हुए, गार्ड हुए। अगर भाई गार्ड है तो नारी कौन हो गई, नारी वो ड्राइवर है तो वो गार्ड है। दोनों के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है। तो इसलिए मैं सबसे यही कहूँगी, जो आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं, कि सबसे व्यवहार अच्छा रखना है, सबसे प्यार से चलना है और अपने स्वभाव को सरल बनाना है। जब इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो आपका परिवार, आपका घर क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए मेरी तो यही ब्लेसिंग है आप सबके लिए कि आप हंसते हंसते घर जाएंगे और ये बातें सुनाएंगे तो उन सबको भी, परिवार वालों को भी अच्छी लगेगी। ओम शांति। अगर आपका उसका आंसर नो है तो एक कदम आप पीछे ले जाएंगे। सब पीछे तक समझ आ रही है तो एक कदम आगे बढ़ाएंगे, अगर ना भी है तो एक कदम पीछे लेके जाएंगे। ओम शांति। वेलकम टू ऑल। सच अ लवली इवनिंग। कितना मज़ा आ रहा होगा ना आप लोग को कि हम आप लोग को इस So, Om Shanti, I think my voice is clear now, right? Okay. So, मैं अपने आप को सिर्फ एक क्विक इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मैं हमारे ब्रह्म कुमारीज में, हेलो, Om Shanti, welcome all to this lovely evening of our such a lovely day, Women's Day. हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब आपका सबसे पहला दोस्त 5 साल की उम्र तक बन गया था जब आप छोटे थे, तो जिनका आंसर है यस वो आगे आ जाएं और जिनका आंसर है नो वो एक कदम पीछे आ जाए। आवाज़ आ रही है आपके वहाँ तक? आई? ओके। एक लाइन रखना, एक लाइन पीछे वाले, एक लाइन। किसने साइकिल चलानी सीखी 10 साल की उम्र तक, जिन्होंने साइकिल चलानी सीख ली थी? फिर मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि जब आप छोटे थे तो आप अपने बहनों या भाइयों के साथ, कजन्स के साथ चॉकलेट्स और बिस्किट्स और आपके जो बचपन के फेवरेट चीज़ होती थी, क्या आप लोग शेयर करते थे? यस और नो? जो नहीं शेयर करता था वो पीछे और जो शेयर करता था वो आगे। और अब मेरा फोर्थ क्वेश्चन, लाइन होगी ना दीदी? सो माय फोर्थ क्वेश्चन नाउ, आपको सुनाई दे रहा होगा क्लियरली? ओके। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज कि 15 साल की उम्र में जब आप 15 साल के हो गए तो आप में से कौन था जो किचन में जाके अपनी मम्मी की हेल्प कराते थे? हाँ, जिसका आंसर अगर ना है तो वो पीछे ही जाएंगे। कि जब आप लोग 15 साल के थे तो आप 15 साल की उम्र तक अपना रूम और अपना कपड़े ऑर्गेनाइज खुद करते थे? जो करते नहीं थे पीछे और जो करते थे वो आगे? अब मेरा 6th क्वेश्चन कि आप लोग ने 15 साल की उम्र तक अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में किसने सपोर्ट किया?
शेयर की। ओके, अब हम बड़े हो जाते हैं, अब सबकी शादियां हो जाती हैं, तो हमारी लाइफ का एक दूसरा दौर शुरू हो जाता है। तो अब आपका 7th क्वेश्चन ये है कि जब आप लोग की शादियां हो गई तो आप में से कौन था जो अपनी वाइफ के साथ अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फाइनेंशियल डिस्कशंस करता था अपनी वाइफ के साथ? यहाँ पे बात हो रही है कि फाइनेंशियली मैटर्स कोई भी आपके हैं जो डिपॉजिट्स है या कुछ भी आपकी वाइफ को पता है, आप उनके साथ शेयर करते तो आप एक कदम आगे आ जाएंगे या फिर आप एक कदम पीछे हट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप में से कौन लोग हैं जो अपनी वाइफ को किचन में हेल्प कराते हैं? जो नहीं कराते हैं वो पीछे भी हटे। पीछे जाएं, जो एक्चुअली कराते हैं वो आगे आए। अब 8वां क्वेश्चन ये है कि जब आपके घर में आपकी वाइफ के आपके इन-लॉज आते हैं, आपकी वाइफ के गेस्ट्स आते हैं, तो आप में से कितने लोग हैं जो अपनी वाइफ को कहते हैं कि भाई बैठो और अपने फ्रेंड्स और अपने मतलब रिश्तेदारों के साथ एंजॉय करो, मैं काम संभालता हूँ, मैं सर्व करूँगा। तो अब सब उम्र के जिस भी पड़ाव पे हैं तो सबको कुछ ना कुछ आजकल लगा ही रहता है। तो आप में से कितने हैं जिनको अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के मेडिसिन के बारे में पता है कि मेरी वाइफ कौन सी मेडिसिन लेती है, A to Z? अच्छा, कुछ पता है? और चीज समझ लगे, एक दूसरे के हेल्थ इश्यूज पता है, उनके मेडिसिन अगर आपको पता है तो एक कदम आगे आए, नहीं तो एक कदम पीछे चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बीमार होता है जैसे आपके यहाँ, सपोज आपकी वाइफ वर्किंग है और आप भी वर्किंग हैं, तो आप अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो क्या आप छुट्टी लेते हैं उस दिन अपने ऑफिस से? तो एक कदम आगे आइए जो छुट्टी लेते हैं अपनी वाइफ के लिए जब वो बीमार होती हैं। अगर वो वर्किंग नहीं है तो, और नहीं तो पीछे जो छुट्टी नहीं लेते हैं। वर्किंग है या वर्किंग नहीं है तो उसके लिए भी तो छुट्टी लेनी पड़ती है। हाँ, उसके लिए भी छुट्टी लेंगे। अच्छा, जो अनमैरिड है, सरप्राइज प्लान किया हो अपनी जिंदगी में, उनके लिए सरप्राइज प्लान किया हो, जिसने भी कभी प्लान किया है वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे, बाकी एक कदम पीछे बढ़ाएंगे। जो आपके इन लॉज हैं उनके भी कोई स्पेशल डेज होते हैं, बर्थडे है या एनिवर्सरीज हैं, वो आपको इनिशिएटिव याद रहते हैं या आपको जिनको याद रहते हैं वो एक कदम आगे आ जाए इन लॉज के लिए भी, तो बाकी एक कदम पीछे हो जाए। विनर्स, एक लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक जितने आगे हैं ना सब, बाकी पीछे वाले ज़रा और भी पीछे हो जाएं, तो सिर्फ आगे वाले रहते हैं, तो वी डिसाइड द विनर देन। खाना परोसते हैं और आपका अगर उस दिन मनपसंद खाना नहीं बना और या फिर नमक कम या मिर्च ज़्यादा, उनमें आप में से कौन है जो बिल्कुल रिएक्शन नहीं देते, गुस्सा नहीं करते और चुपचाप खाना खा लेते हैं? थैंक यू। उसमें सब पीछे हाथ नहीं, इसमें यह है कि आप आराम से कदम आगे आए, अगर आप गुस्से में बोलते हैं तो एक कदम पीछे हो जाए। ओके, थैंक यू। अभी जो सब आगे आगे चल करके इसको सहयोग देंगे, इसको हम अपने जीवन में भी लागू करेंगे और आगे हम इस विषय के ऊपर जब आज हम इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि सब लोग यही बोल रहे थे कि इसको टू भी कंटिन्यू करें, क्योंकि ये विषय ऐसा सेंसिटिव है कि ये चीज़ अगर हम समझ जाते हैं तो आगे आने वाली जनरेशन जो आपके बच्चे हैं वो संस्कारित हो सकते हैं, एक अच्छे समाज की हम कल्पना कर सकते हैं। थैंक यू। ये एक्चुअली जो भी क्वेश्चन रखा गया था, ये आपने कोरोना काल में देखा होगा कि तो आप सबके लिए एक 3 दिन का मेडिटेशन कोर्स दिया। अगर आप इसको थोड़ा सा और कई बार हमारे अब तो जो भी आपको टाइम सूट करता है, आप कल से ब्रह्मा कुमारी में आ सकते हैं। हमारा ब्रह्मा कुमारी में 505 से आपको देखिए, आपको पास फ़ोन नंबर है, उस पर आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है, परिवार है, वो बहुत अच्छा अगर हो जाता है, आपके लिए स्वर्ग बन जाता है, तो ये हम सबके लिए आज के दिन की गिफ्ट होगी।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ।